मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप में डेली लिंक्स आएंगे और 10 एपिसोड्स तक अपलोड किया जाएगा इस पर। अब तक आपने सुना कि आयुष रात को गांव की पहरेदारी करने लगा। रात के वक्त आयुष के गांव में शरण लेने के लिए एक डोली के साथ एक अनजान लड़की आती है। और अब आगे अंधेरी रात में आयुष के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके पीछे 4 लोग डोली उठाए हुए थे। लड़की ने बड़ी मीठी आवाज में उससे गांव में आने की इजाजत मांगी, लेकिन आयुष का ध्यान तो किसी और ही चीज पर था। उसने अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल किया और डोली के अंदर क्या है ये पता करने की कोशिश की, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका हाथ तुरंत ही उसकी तलवार पर चला गया और उसने उन लोगों को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और इस डोली में किसकी लाश है? उसकी बात सुनकर लड़की घबरा गई और उसने डरने का नाटक करते हुए कहा, नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में कुछ दिन पहले ही मेरी बहन की शादी हुई थी, लेकिन जब उसकी डोली जा रही थी तब दुर्घटना के चलते पत्थर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। हम उसके शरीर को उसके ससुराल लेकर जा रहे हैं ताकि वहां उसका अंतिम संस्कार कर सके। उसकी बात सुनकर आयुष थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि वो भी जानता था कि गांव का रिवाज था कि दुल्हन का अंतिम संस्कार ससुराल वाले ही करते हैं। लेकिन तभी उसे अपने दादाजी की कही कुछ बातें याद आने लगी। एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि आयुष, हमारी दुनिया में बहुत सी अजीब सी चीज हैं, इसलिए हमेशा आंखों देखा सच होगा ये जरूरी नहीं है। खासकर भूत पिशाच के मामले में अक्सर कई सारे भूत साथ में मिलकर शिकार करते हैं। कभी वो बाराती का रूप लेकर किसी गांव के अंदर आते हैं, तो कभी रास्ते के किनारे छोटे बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। उनके बात करने का तरीका इंसानों जैसा ही होता है, लेकिन वो इंसान नहीं होते। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करना, खास के रात के अंधेरे में। दादाजी की बात याद आने के बाद आयुष ने फैसला किया कि वो फिर से पहले जैसी गलती नहीं करेगा। उसने तुरंत ही उन्हें देखा और कहा, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है आपको, लेकिन आप गांव के अंदर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर लड़की और वहां खड़े 4 आदमियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लड़की ने अपना हाथ पीछे किया और आयुष पर वार करने के लिए तैयार हो गई। उसका हाथ धीरे धीरे पंजे में बदलने लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। आयुष ने हाँ में सिर हिलाते हुए एक अगरबत्ती अपने जेब से निकाली और डोली के पास जाकर जला दी। जब वो अगरबत्ती जला रहा था तो उसकी नजर अंदर पड़ी दुल्हन की लाश पर गई। दुल्हन का चेहरा चांदी की तरह साफ था। आयुष की पीठ उस लड़की की तरफ थी और वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर आयुष की तलवार पर पड़ी और उसके पसीने छूटने लगे। अगले ही पल उसने अपना हाथ छुपा लिया और सबको यहाँ से जल्दी निकलने का इशारा किया। आयुष फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और डोली को वापस जाते हुए देखने लगा। उन लोगों ने एक पल भी और नहीं लगाया और जल्द से जल्द वहां से 9-11 हो गए। आयुष अभी भी इस बात से अनजान था कि दादाजी की तलवार ने एक बार फिर से उसकी जान बचाई। जब डोली उसकी नजरों के सामने से चली गई, तभी आयुष को अचानक से एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि दुल्हन की मौत पत्थर के नीचे दबकर हुई थी, पर उसके शरीर पर तो एक भी निशान नहीं था। अगली सुबह आयुष अभी भी गेट पर पहरा दे रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूर से दिलीप और उसकी पत्नी हेमा आते हुए दिखाई दिए। कल शाम को दिलीप अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया था। आयुष ने रात में आने के लिए मना किया था, इसलिए वो सुबह जल्दी वहां से निकल गया। जब दिलीप और उसकी पत्नी गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आयुष ने उन्हें रोककर कहा, दिलीप, गांव के अंदर आने से पहले मुझे तुम्हारी पत्नी का शुद्धिकरण करना होगा, ताकि तुम्हारी पत्नी और उसके बच्चे पर कोई मुसीबत ना आए। आयुष की बात सुनकर दिलीप की पत्नी एक पल के लिए घबरा गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि तभी दिलीप ने उसे पूरी बात समझाई। उसके बाद दिलीप और उसकी पत्नी ने आयुष को शुद्धिकरण करने के लिए हाँ कर दिया। सुबह का समय था तो काफी गांव वाले भी टहल रहे थे और जब उन्होंने आयुष को देखा तो वो सभी शुद्धिकरण की विधि देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सरपंच भी वहां मौजूद थे। शुद्धिकरण करने के बाद आयुष ने दिलीप और उसकी पत्नी को देखा और कहा, दिलीप, अब तुम अपनी पत्नी को अंदर ले जा सकते हो। मैं फिर एक बार तुम्हारे घर आऊंगा। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत ही मुझे बताना। आयुष की बात सुनकर दिलीप ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दिलीप ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, घर चलें? मैंने तुम्हारे लिए आम का अचार बना रखा है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोगों के मुंह से हंसी छूट गई। इस बार आयुष भी हंस रहा था क्योंकि कल ही उसे दिव्या ने जोरू के गुलाम का मतलब समझाया था। दिलीप और उसकी पत्नी के जाने के बाद आयुष ने सरपंच जी के पास जाकर कहा, सरपंच जी, हो सके तो दिलीप के घर के आसपास कुछ लोगों को नजर रखने के लिए बोल दीजिए। कोई भी अनजान व्यक्ति उनके घर के आसपास ना जाए। दोपहर के समय आयुष गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि अचानक से उसे खून की महक आने लगी। आयुष के मन में एक डरावना विचार आया और वो तुरंत ही दिलीप के घर की तरफ भागा और उसे देखकर गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे उसके पीछे आने लगे। आयुष जब दिलीप और हेमा के घर पर पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे पहले वो कुछ करता, उसे अंदर से हेमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। हेमा की आवाज सुनने के बाद आयुष जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आयुष घर के चारों तरफ घूमने लगा और अंदर जाने के तरीके ढूंढ रहा था, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी और अंदर क्या हो रहा था ये भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच गांव के सारे लोग दिलीप के घर के पास इकट्ठा हो गए और उन्हें भी हेमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। इस बारे में जब सरपंच ने सुना तो वो भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। आयुष अभी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी पीठ से तलवार निकालकर घर के दरवाजे पर वार किया। कुछ खरोंचें आई पर दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने दरवाजे की कोने पर जोर जोर से लगातार वार किया। घर के अंदर से हेमा के चिल्लाने की आवाज आना बंद हो गई और चारों तरफ खामोशी छा गई। ये देखकर आयुष और घबरा गया। उसने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर वार किया। इस बार दरवाजा झटके से खुल गया। जब आयुष अंदर गया तो उसके सामने एक खौफनाक नजारा था। हेमा का शरीर जमीन पर बेजान खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसका पेट चीरा हुआ था। उसके पेट से एक छोटी सी नली निकली हुई थी जो कि पास में पड़े हुए एक बेजान नवजात से जुड़ी हुई थी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। ये देखकर आयुष का दिमाग एक पल के लिए दम पड़ गया। तभी अचानक से आयुष को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और उसने कमरे के कोने में देखा। कमरे के कोने पर दिलीप डरा और सहमा सा बैठा था और उसके दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। आयुष देखते ही समझ गया कि दिलीप ने ही हेमा और उसके बच्चे को मारा था। आयुष ने हेमा का तो शुद्धिकरण किया था, लेकिन वो दिलीप का शुद्धिकरण करना भूल गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वो खुद को लापरवाह होने के लिए कोसने लगा। आयुष धीरे से तलवार लेकर दिलीप की तरफ बढ़ा कि तभी दिलीप उठकर भाग खड़ा हुआ और सीधा घर से बाहर निकल गया। जब आयुष बाहर पहुंचा तो सभी गांव वाले इकट्ठा थे और उनके बीच में दिलीप जमीन पर गिरकर जोरों से रो रहा था और कहने लगा, आयुष ने मेरे बीवी और बच्चे को मार दिया। आयुष ने मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी और बच्चे को मार दिया। सभी गांव वाले दिलीप को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। उन सभी ने हेमा के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और आयुष को दरवाजा खोलते हुए देखा था। जब दिलीप ने ये देखा कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा तो वो उठकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही मारा है। मैंने इन्हीं 2 हाथों से उसका सर दीवार पर मारा।
मैं हमेशा उसके नखरे झेलता था, लेकिन वो किसी और के साथ मुंह काला कर रही थी। ये बच्चा भी मेरा नहीं था, पाप था। उसकी हंसी सुनकर सभी गांव वाले एक एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि वो काफी डरावना लग रहा था। दिलीप काफी शांत किस्म का आदमी था, लेकिन उसके इस रूप ने तो पूरे गांव को हैरान कर दिया था। पिशाच ने इसे अपने वश में कर रखा है। इतना कहकर आयुष दिलीप की तरफ बढ़ा और अपनी तलवार के पिछले हिस्से से मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे रस्सी से बांध दिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे किसी कमरे में बंद करने के लिए कहा। दिलीप को वहां से ले जाने के बाद आयुष ने सरपंच की ओर देखा और कहा, हमें सबसे पहले माँ और बच्चे के शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। इतना कहकर सरपंच और आयुष दोनों ही दिलीप के घर के अंदर गए, लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो वहां माँ और बच्चे दोनों की लाश गायब थी। ये देखकर आयुष ने मन ही मन कहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जंगल में एक अंधेरी गुफा के अंदर हेमा और उसके बच्चे का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। अचानक से तभी एक सड़ा हुआ लंबे नाखून वाला हाथ बच्चे के शरीर पर पड़ा और अगले ही पल वो हाथ उसे गुफा के गहरे अंधेरे में लेकर गया। आखिरकार अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद अंधेरे में से काला धुआं निकलकर हेमा के शरीर को घेरने लगा और कुछ पलों के बाद हेमा ने अपनी आंखें खोली। उसके पेट में हुआ घाव अपने आप भर गया। हेमा सीधी खड़ी होकर अंधेरे में देख रही थी, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रही हो। जाओ, उस लड़की को ढूंढो जिसे आयुष पसंद करता था। आयुष को मारने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो अभी भी जंगल में कहीं पर है। दिव्या, जो आयुष के घर में लेटी हुई थी, अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगी। वो अपना शरीर तो नहीं हिला पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें घर के सभी कोनों में कुछ ढूंढ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जल्द से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आयुष की जान को खतरा होगा। तभी अचानक से उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दिव्या घबरा गई, क्योंकि आयुष हमेशा सीधा घर के अंदर आता है। सिर्फ गांव वाले ही उसके दरवाजे पर खटखटाते थे, और अगर उनमें से किसी ने उसे आयुष के घर में देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं घर के दरवाजे के बाहर हेमा खड़ी थी। उसने दिव्या की खुशबू का पीछा किया और आयुष के घर तक पहुंच गई। क्या आयुष और दिव्या फिर से अलग हो जाएंगे? क्या आयुष गांव वालों को आने वाली मुसीबत से बचा पाएगा? आखिर क्या है उस पिशाच का असली मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।